हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लेकर आ गए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 5th लेक्चर और ये 7 लेक्चर्स बनने वाले इस चैप्टर के टोटल, जैसा कि आप लोग शायद जान चुके होंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने कोशिश की थी कि 6 लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाए, बट 6 लेक्चर में इसको ख़त्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। खैर 7वां लेक्चर छोटा होगा, उसमें हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, है ना। तो पिछले लेक्चर में मैं थोड़ा सा आपको सस्पेंस में डाल के गया था कि जैसे लाइट होती है, ठीक है, लाइट जो होती है उसको शुरुआत में पहले बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी लाइट के ऊपर। हाइजेंस थे, न्यूटन थे। न्यूटन ने कहा था लाइट एक छोटा सा पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, लाइट एक छोटे से पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से लाइट बना हुआ है। और हाइजीन कह रहे थे कि लाइट एक वेव है, वो पार्टिकल है ही नहीं, ठीक है। तो न्यूटन और हाइजीन में यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था, बट न्यूटन ने अपनी थ्योरीज गलत तरीके से दी थी। न्यूटन ने अपनी थ्योरीज गलत तरीके से दी थी, मतलब उनकी थ्योरीज में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी। जैसे नेक्स्ट ईयर आप जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले आपको यही थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी 12th में, ठीक है, कि न्यूटन की कौन कौन सी पॉइंट्स थे जो उनके गलत निकल गए। न्यूटन ने कहा था लाइट पास करने पर जो प्रिज्म बनता है वो प्रिज्म इसलिए बनता है क्योंकि जो पार्टिकल छोटे होते हैं, पार्टिकल बड़े होते हैं, उनके साइज में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से वो प्रिज्म बनता है। और न्यूटन ने कहा था कि जब भी एक रेयर मीडियम होगा, मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल कम होंगे, वहाँ पे लाइट धीरे चलेगी, जबकि ऐसा होता नहीं है, वहाँ पे लाइट तेजी से जाती है। और जहाँ पे डेंसर मीडियम होगा वहाँ लाइट तेजी से चलेगी। ऐसा क्यों? हम लोग तो जानते हैं डेंसर मीडियम में लो चलती है लाइट। डेंसर मतलब जिसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल है, ठीक है। न्यूटन के हिसाब से कि जो डेंसर मॉलिक्यूल के जो डेंसर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे, वो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और क्योंकि उनके अट्रैक्शन की वजह से लाइट के पार्टिकल में एक्सेलरेशन आएगा, जिसकी वजह से उनकी स्पीड उसमें तेज होगी। तो न्यूटन की ये सारी थ्योरीज गलत थी, ठीक है, और ये न्यूटन ने ही कहा था सबसे पहले। और हाइजेंस उस समय जीत गए थे। हाइजेन ने कहा था ये वेव है भाई, वेव ही है, ठीक है, प्रूफ हो गया था कि लाइट एक वेव है। बट उसके बाद है मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक, प्लैंक का नाम आप कब से सुन रहे हैं? जब से चैप्टर शुरू हुआ है। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। उन्होंने अपनी एक थ्योरी पेश की जिसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। क्या बोलते हैं? क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक ने बोला कि लाइट के पास ना डुअल नेचर है। लाइट के पास डुअल नेचर है, वो वेव तो है ही है, बट वेव के साथ वो क्या है? वेव के साथ वो पार्टिकल भी। उन्होंने बोला लाइट हैज डुअल नेचर एंड दोज डुअल नेचर आर वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर तो पहले से प्रूफ था और इन्होंने पार्टिकल नेचर प्रूफ करने की कोशिश की। हालांकि पहले न्यूटन कोशिश कर चुके थे कि, बट उनके पॉइंट्स काफी ज्यादा गलत थे न्यूटन की, इसलिए उनकी थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई थी। बट मैक्स प्लैंक ने दोबारा से आवाज उठाई और इन्होंने अपनी थ्योरी को सही साबित करना चाहा, ठीक है। और इनके हिसाब से जो लाइट रहती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है, ये सब बनी हुई रहती है। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इनके हिसाब से ऐसा था कि लाइट जो बनी हुई रहती है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से बनी रहती है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड फोटोन, जिसको इन्होंने बोला फोटोन, ठीक है। लाइट जो आती है उसमें छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटोन, या फिर इसी का दूसरा नाम है क्वांटा, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है? क्वांटा है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में उन्होंने कहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इसमें सारी लाइट्स आ गई, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने मैक्स प्लैंक ने कही। अब इसके ऊपर कई सारे जवाब सवाल होने लगे, ठीक है, और इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, E = hf। अब याद आया प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ से आया था? यहाँ पे इन्होंने यही बोला था कि लाइट की जो एनर्जी है, ये जो फोटॉन्स है, इनकी जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, और वही कांस्टेंट था हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। अब चीजें थोड़ी थोड़ी साफ हो रही होंगी, है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट। और F क्या है? F है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब एक टाइम पीरियड में, अब एक टाइम पीरियड मतलब वो 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 साल, 1 महीने, कुछ भी हो सकता है, बट एक, ठीक है। उस उतने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा रिवॉल्व, कितना ज्यादा कोई भी वर्क कंप्लीट कर सकता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और E क्या है? यहाँ पे E है एनर्जी, ओके। ये चीज इन्होंने कही थी। और उसके बाद आप लोगों ने साउंड के बारे में जितनी भी स्टडी की है उससे आप लोगों को ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि लाइट जो होती है उसके पास 3 चीजें होती है। एक होती है फ्रीक्वेंसी, एक होता है वेवलेंथ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और एक होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं f से,
या फिर n से भी कुछ लोग लिखते हैं। इनके बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा। v इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा। n को हम लोग फ्रीक्वेंसी है तो f भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से अगर मैं f की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगी v बाय लैम्डा बराबर f। ये f की वैल्यू आ गई। अब इस f की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये आ जाएगा e इज इक्वल टू एच वी बाय लैम्डा। अब ये c लिखो फॉर स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे c लिख दो या फिर v लिख दो, बात वही है, ठीक है। e इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है? यहाँ पे लैम्डा है वेवलेंथ। ये रिलेशन आपको मालूम है ना, ये रिलेशन मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा 8वें साउंड चैप्टर में। साउंड चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये रिलेशन डिराइव करके दिखाऊंगा। बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे v है। डिस्टेंस एक वेव कितना कवर करेगा? सपोज हम मान लेते हैं वो अपने वेवलेंथ के बराबर करेगा तो लैम्डा बाय टी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना रेवोल्यूशन कर लेता है एक टाइम पीरियड में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं 1/t। फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं 1/t। f इज इक्वल टू 1/t। तो क्या मैं 1/t की जगह f लिख दूं? तो देखो हमारा डेरिवेशन आ गया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो मैंने यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखा दिया। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर करेगा? अपने लैम्डा के बराबर, वेवलेंथ के बराबर। 1/t मतलब 1/टाइम। 1/टाइम को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आ गया। अब यहाँ से हम लोगों ने f की वैल्यू निकाली तो v बाय लैम्डा मिली। तो f की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो एच वी बाय लैम्डा हमें वैल्यू मिल गई। इसको v ही लिख दो, कुछ लोग अभी गुस्सा हो रहे चलेगा, c भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आइए और बातें करते हैं इस पे, फिलहाल इसको नोट करिए। आज हम लोग मतलब पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि बोर एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हुआ, ठीक है। और उनके फेलियर होने के पीछे एक रीजन नहीं था, ये तो पहला रीजन है, अभी ये रीजन आएगा, अभी रीजन अभी आया नहीं है, ठीक है। पहले इसको नोट करो। आइए तो हमने जितना भी स्टडी किया एक बार रिवाइज करते हैं। मैक्स प्लैंक ने पेश की अपने क्वांटम थ्योरी, और क्वांटम थ्योरी में उन्होंने कहा जो लाइट आती है वो लाइट छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में आती है। उन्होंने माना कि वो एक वेव है, बट उन्होंने बोला तुम भी मानो ये एक पार्टिकल है, ठीक है। जब तक मानोगे नहीं तब तक हम लगे रहेंगे। तो ये अपनी कोशिश में लगे रहे, बोलते रहे ऐसा डेरिवेशन वैसा डेरिवेशन, सब कुछ प्रूफ करके दिखाया, और लास्ट में एक्सेप्ट कर लिया गया कि चलो भाई लाइट एक पार्टिकल नेचर भी शो करती है। किसी जगह पर लाइट एक पार्टिकल नेचर शो करती है, कहीं पर लाइट एक वेव नेचर शो करती है। अब वो डिपेंड करेगा, आप डुअल नेचर में इसके बारे में पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 12th में। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा E इज इक्वल टू एच एफ, और हमने क्या देखा? एच वी बाय लैम्डा। E इज इक्वल टू एच वी बाय लैम्डा या फिर एच सी बाय लैम्डा बोलो। इतने फॉर्मूले हम लोगों ने देखे, और कुछ मैंने डिराइव किया नहीं किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को जब देखा एक महान साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने कहा, जिनका नाम था डी ब्रॉगली, कुछ लोग डी ब्रोए बोलते हैं, ठीक है, डी ब्रॉगली बोलते, ब्रॉगली तो नहीं बोल सकते बोलो जो मर्जी है। डी ब्रॉगली ने कहा कि भाई जैसे लाइट डुअल नेचर शो करती है, लाइट का जो फोटोन है, फोटोन मतलब क्या? उसके छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, है ना। मैक्स प्लैंक ने यही तो कहा था। तो इन्होंने कहा कि भैया जैसे लाइट एक पार्टिकल नेचर शो करती है, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, क्या इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर शो कर सकता है? मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर शो कर सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर शो कर सकता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, मतलब बहुत कम है इसका मास। और इसकी वेलोसिटी की बात करें तो 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड है, जो कि नियरली इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट के, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। तो लाइट की स्पीड इतनी है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी है, लाइट के जो छोटे छोटे पार्टिकल है उनका भी मास वो एकदम लगभग मासलेस है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो मासलेस है। अरे 31 बार जीरो लगाओगे तो क्या हो जाएगा? लगभग मासलेस ही हो जाएगा ना। इसमें 0.00031 बार जीरो लगाओ तो वो लगभग मासलेस ही हो गया ना। तो क्या इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग एक वेव बोल सकते हैं? अब सारे साइंटिस्ट एकदम शॉक हो गए। मतलब अपनी इन्होंने एक हाइपोथेसिस पेश कर दी थी, इसको बोला जाता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस। इन्होंने बोल दिया था कि आइडिया दिया था। हाइपोथेसिस मतलब होता है एक सिर्फ आइडिया देना अपनी तरफ से, जैसे मैं आपको कोई सजेशन दे दूं। तो इन्होंने बोला जैसे तुमने लाइट को डुअल नेचर प्रूफ कर दिया, वैसे क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी एक वेव और एक पार्टिकल दोनों बोल सकते हैं क्या? अब लोगों के मन में एकदम तहलका मच गया कि यार ये क्या हो गया, तबाही, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। यार कितना बढ़िया दिमाग लगाया इसने, इसका मास भी एकदम बहुत कम है और इसकी स्पीड भी बहुत तेज है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो उसकी स्पीड इतनी तेज है कि हम लोग उसको देख ही नहीं पाएंगे।
कोई मूवी तुमने देखी हो, जैसे क्रिश 3 का एग्जांपल लो, मैंने देखी उसे, तो वहाँ पे जो काया थी वो जब भागती थी तो वहाँ पे आप लोगों को वो दिखाई नहीं था, है ना। क्यों आप लोग उसे देख नहीं पाते थे? बिकॉज उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। तो वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट हो, सपोज एक मार्बल है, गोली है, और गोली जब मैंने फेंकी यहाँ से तो उसकी स्पीड अगर बहुत ज़्यादा तेज है तो उसको देख थोड़ी ना पाएगा कोई। जैसे गन से एक बुलेट निकलती है, उसकी स्पीड बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर भी वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो सोचो इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो इतनी ज़्यादा है, वो हमें दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा ना। तो उसकी स्पीड सोचो कितनी तेज होगी। तो जिसकी स्पीड इतनी तेज है जो हमें दिखाई ही नहीं देता है, क्या हम उसको वेव बोल सकते हैं? साइंटिस्ट के मन में एकदम सवाल उठा। साइंटिस्टों ने बोला कि चलो हम इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, अगर इसका वेवलेंथ ढंग का आ गया तो हम लोग बोल देंगे भाई कि एक वेव है ना। तो यहाँ पे इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, E इज इक्वल टू एच बाय पी। पी यहाँ पे है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है, E इज इक्वल टू एच बाय एम वी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले से ओके, तो इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। तो इसे बना दिया गया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। लैम्डा क्या है? यहाँ पे वेवलेंथ है। तो इन्होंने सोचा हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर देते हैं। डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आया वेवलेंथ कैलकुलेट करने का क्वेश्चन, ठीक है, नीट में आया है। एकदम ध्यान से, जितनी मैं थ्योरी करा रहा हूँ ना, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको थ्योरी में से ही दिख जाएंगे। मतलब मैं क्वेश्चन कराते कराते ही 50% क्वेश्चन आपके करा दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला लैम्डा का हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं एच बाय एम वी। अगर डेरिवेशन करना है तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, E बराबर है एच सी बाय लैम्डा। आइंस्टाइन ने बोला था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ये हो गया एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, लैम्डा को यहाँ भेज दो, एम सी को वहाँ भेज दो, तो लैम्डा आ जाएगा एच बाय एम सी। अब ये सी क्या है? स्पीड ऑफ वेव। कोई भी वेव हो सकती है, हमने तो ये लाइट के लिए लिखा है, तो इसको हम लोग एम वी भी लिख सकते हैं। चाहे आप इसको आइंस्टाइन के इक्वेशन से डिराइव कर दो, चाहे आप इसको डायरेक्टली बोल दो, वैसे ही आइंस्टाइन के ही इक्वेशन से डिराइव किया गया था, ठीक है। आइंस्टाइन ने भी वेव पर काफ़ी ज़्यादा बातें की थी, ओके, लाइट पर। तो डी ब्रॉली ने ये बोल दिया कि क्या इलेक्ट्रॉन अपना डुअल नेचर शो कर सकता है। दोबारा हम लोग टॉपिक पर आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग खुद से प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है। अभी धीरे धीरे हम लोग भी वेव बनने लगेंगे, हम लोग भी, वी ह्यूमंस, वी कैन ऑल्सो बी अ वेव। दिखाता हूँ अभी कैलकुलेट करके, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा था, फिर आइंस्टाइन का इक्वेशन कहता है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब ज़्यादा डीप में इसमें मत चले जाना, कुछ लोग अभी बोलेंगे एम इज इक्वल टू ई बाय सी स्क्वायर था। अरे छोड़ो यार, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, सी सी कैंसल, तो लैम्डा यहाँ भेज दो, एम सी वहाँ भेज दो, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी आ गया, ठीक है। तो ये डिराइव करके लिख लो, थोड़ा समझ आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे पास आ गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होता कितना है। अगर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ 0 से ज़्यादा आ गया, मतलब 0.0000 ऐसा आएगा थोड़ी ना, तब काम चलेगा। 1 से ज़्यादा आ गया तब हम लोग मान लेंगे कि भाई वो एक वेव बन सकता है। बिकॉज वेवलेंथ कैसी होती है लाइट की वेवलेंथ होती है 4000, 3000, 1216, 911। पिछले लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, है ना, एंगस्ट्रॉन्ग में। 1 एंगस्ट्रॉन्ग क्या? 1 एंगस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसको मैंने कई बार आपको बताया, याद रख लो, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉन्ग, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉन्ग। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं यूनिट के नाम में भी, ठीक है। नई नई चीजें धीरे धीरे याद होंगी। 1 एंगस्ट्रॉन्ग, तो ये सारे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं आखिर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होता है, और एक इंसान का वेवलेंथ कितना होता है, और एक क्रिकेट बॉल का वेवलेंथ कितना होता है। क्रिकेट बॉल का वेवलेंथ नीट में 2 बार पूछा है, जेई में 1 बार पूछा है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, आप पीवाई क्विज उठा के देखना, आधे से ज्यादा यूं लगा लो जाओगे। थ्योरी बस अच्छे से पढ़ लो और फिर 90% से ज्यादा क्वेश्चन यूं उड़ा ले जाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग उसको। तो हमने अभी तक 2 फॉर्मूले देखे, एक और फॉर्मूला आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच वी बाय एच बाय एम वी, ठीक है। इसको सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एच सी बाय एम सी, ठीक है, एच बाय एम सी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। कैलकुलेट वेवलेंथ, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वेवलेंथ कितनी होती है क्रिकेट बॉल की, एक क्रिकेट बॉल की, इलेक्ट्रॉन की और चैंपियन ज़ैद की, ठीक है। हम इनकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं, देखते हैं किसका वेवलेंथ कितना मिलता है। अभी मैं भी एक वेव बन जाऊंगा, ठीक है। चलो देखो, तो क्रिकेट बॉल का मास कितना होता है? क्रिकेट बॉल का मास नियरली हम 100 kg ले सकते हैं। ओ भाई 100 kg मजाक है, 100 ग्राम ले लेते हैं। वेलोसिटी, क्रिकेट बॉल कितनी वेलोसिटी से आप फेंक सकते हो? लेट से कितना 20 मीटर पर सेकंड, है ना। एनसीईआरटी में आई थिंक इतना ही दिया है, ओके।
इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और इसकी वेलोसिटी क्या होती है? 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। चैंपियन जेड का मास कितना होगा? भूल गया यार मैं अपना मास। कुछ भी ले लेते ना, चलो ले लेते 100 kg। ओ भाई मजाक है, 50 kg ले लो, ठीक है। और चैंपियन जेड कितना तेजी से भाग सकता है? लेट्स से 30 मीटर पर सेकंड से। ओके, तो आप पहले खुद से कैलकुलेट करके दिखाओ। h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। याद रखना ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना। चलो मैं ही कर देता हूँ, 100 इंटू 10⁻3, ठीक है, ये हो गया किलोग्राम में। चलो करो इसको अब। चलो कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय मास कितना है इसका? मास है इसका 100 इंटू 10⁻3। तो इसको मैं 10⁻1 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैं 100 को लिख सकता हूँ 10⁻2, तो 2 - 3 हो गया -1 मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी आंसर मिलेगा वो एंगस्ट्रॉन्ग में मिलेगा। तो 20 को भी मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 10 और ये -1 + 1 गया, खत्म, टाटा गुड बाय, ठीक है। 10⁻1 10⁻1 भी गया, तो ये काट दो इसको फिर। 3.313 इंटू 10⁻34 एंगस्ट्रॉन्ग, ये आ गई इसकी वेवलेंथ। नहीं समझे कैलकुलेशन? दोबारा से रिवाइंड कर लो, समझ जाओगे। बट अपनी फेयर बुक में ऐसा मत करना, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ये करके रफ कर दिया, फिर किया, फिर करके रफ दिया, ऐसा नहीं करना आप लोग। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो 2 बार देखो। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं कैलकुलेट करते रहे तो कुछ मिस्टेक हो गई, तो आप बिना देखे अंधाधुंध छाप रहे हो, तो आपसे भी मिस्टेक हो जाएगी। इसका कैलकुलेट करते, h कितना होता है? 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी कितनी है? 2.18 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो -40 हो जाएगा, -31 ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अभी मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा सकता बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 3.2 एंगस्ट्रॉन्ग आता है, ठीक है। अब मैं खुद का वेवलेंथ कैलकुलेट करता हूँ। 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय मास मेरा कितना है? 50 इंटू 30, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो क्या होगा, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10, 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10, 10 इंटू 10 हो गया 100, तो मैं इसको सीधा 10⁻2 लिख सकता हूँ। 10⁻2 ऊपर जाएगा, 5 3 या 15, ओके। 6.626 इंटू 10⁻36 डिवाइड बाय 15, 15 को भी मैं लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻37 डिवाइड बाय 1.5। अब ऊपर नीचे क्या करो आप लोग, 1.5 से इसको कैंसिल कर दो, 1.5 से इसको कैंसिल करोगे तो नियरली 4 आएगा। तो 4 इंटू 10⁻37 एंगस्ट्रॉन्ग मेरा वेवलेंथ आया। ये मेरा वेवलेंथ है, ये इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, ये क्रिकेट बॉल का वेवलेंथ है। ये फालतू है, ये फालतू चीज़ है कैलकुलेशन, हाँ ये नहीं, फालतू बोलते हो। तो इलेक्ट्रॉन का आप लोग अगर वेवलेंथ देखो तो ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, एक क्रिकेट बॉल का वेवलेंथ 0.0034 बार जीरो लगाओ तब जाके वो आएगा, और इसमें तो जीरो लगाने की जरूरत ही नहीं है। 3.2 एंगस्ट्रॉन्ग, अच्छी खासी वेवलेंथ है ये 3.2, ठीक है। और उसके बाद अगर मेरी बात करो तो 4 इंटू 10, इसमें 37 बार जीरो लगाओ, उसके बाद आपको वेवलेंथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से डी ब्रॉले थे और बाकी जो लोग थे उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ऑल द पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स हैव डुअल नेचर। दुनिया में जितने पार्टिकल हैं सबके पास डुअल नेचर है। अब साइंटिस्ट लोग भी पागल की तरह कुछ भी बोलने लगे, हाँ सबके पास डुअल नेचर है, सब लोग वेव बन सकते हैं, मैं भी वेव हूँ, तू भी वेव है, सब कुछ वेव है, जितने भी दुनिया में है पार्टिकल्स सबको वेव बोल दिया इन्होंने, ठीक है। खैर ये सच नहीं था। आप अगर मुझसे बोलोगे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो वेवलेंथ है कुछ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको कि सारे पार्टिकल यूनिवर्स में डुअल नेचर नहीं शो करते हैं, ठीक है, कुछ ही पार्टिकल शो करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, लाइट, ये लोग। बट अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये लैम्डा की वैल्यू 0 भी तो नहीं है, लैम्डा की वैल्यू कुछ तो है यहाँ पे, 0.0000 कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में कुछ तो है, 0 थोड़ी ना टोटली। तो मतलब कहीं ना कहीं डुअल नेचर हम लोग शो करते हैं, बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है बिकॉज वेवलेंथ की वैल्यू बहुत कम है। बट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। क्रिकेट बॉल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं कि ये डुअल नेचर शो करता है,
इलेक्ट्रॉन शोज डुअल नेचर। बात यहीं तक नहीं थमी थी, कुछ साइंटिस्ट आए, ठीक है, जर्मन और डेविसन आए, डेविसन जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है, जर्मन नहीं, जर्मन नाम था इनका। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डिफ्रैक्शन। क्या नाम था उसका? डिफ्रैक्शन। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन हो गया पास। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का एग्जाम लिया इस एक्सपेरिमेंट में और इलेक्ट्रॉन हो गया पास। जबकि ये डिफ्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट वही लोग पास कर सकते हैं जो लोग वेव हैं, ठीक है, ओनली वेव कैन क्लियर दिस एग्जाम। एग्जाम नहीं, एक्सपेरिमेंट। खाली वेव ही एक्सपेरिमेंट क्लियर कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हो गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है? डुअल नेचर है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है, पार्टिकल वो नहीं है। झटका लगा सब साइंटिस्ट को। थॉमसन हो, जे थॉमसन की बात कर लो या रुदरफोर्ड की बात कर लो, नील बोर की बात कर लो, सबको झटका लगा, क्योंकि सबने अभी तक बोला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। यहां से सारे एटॉमिक मॉडल फेल हो गए। जितना नोबेल प्राइज मिला था सब काम से गया, कोई मतलब नहीं उस नोबेल प्राइज का, बिकॉज जिस चीज के लिए आपको मिला वो चीज तो खराब निकली, है ना। तो यहाँ पे समझ गए ना कैसे हुआ। उन्होंने उसका वेवलेंथ कैलकुलेट किया, अच्छा खासा वेवलेंथ मिला। फिर डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन को सक्सेस मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है? डुअल नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है और नई कहानी अब और शुरू होती है और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे ये देखो, पिछले में जो वेवलेंथ आया था ना मेरा और क्रिकेट बॉल का, वो वेवलेंथ मीटर्स में था। ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉन्ग में करना है तो 10⁻⁻34 में 10 कम कर देना, मतलब 10⁻⁻24 कर देना, ठीक है। खैर मैं आपको एडिट करके शायद दिखा चुका हूँ, नहीं एडिट किया हूँ तो आप लोग समझ जाओ, ठीक है। एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देना मेरा और क्रिकेट बॉल का, बाकी इलेक्ट्रॉन का ठीक था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या हुआ कि हम सभी को जो डी ब्रॉली ने बोला था कि सारे मूविंग पार्टिकल यूनिवर्स में क्या है? डुअल नेचर शो करते हैं, ये चीज गलत निकल गई। उन्होंने बोला एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, एक नई थ्योरी उन्होंने बोल दी, एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, जो माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप की मदद से जिसको हम लोग देखते हैं, वो पार्टिकल जो मूव कर सकता है, जो बहुत छोटा है और मूव कर सकता है, एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल कैन शो डुअल नेचर, ठीक है। इन्होंने बोल दिया इसका कोई भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल हो वो डुअल नेचर शो करेगा। खैर हम लोग डुअल नेचर नहीं शो करेंगे, क्रिकेट बॉल डुअल नेचर नहीं शो करेगी, ठीक है। बाकी जो भी छोटे मोटे माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है सारे डुअल नेचर शो करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे बैक्टीरिया शो करेगा क्या? बैक्टीरिया के पास इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है, अगर उसके पास वेलोसिटी है यस वो शो करेगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग वाले स्टूडेंट्स होते कुछ, ठीक है। यहीं तक रहो, ज़्यादा डीप में मत जाया करो। बायो में बायो पढ़ना था तो नीट क्यों नहीं किए? अच्छा नीट ही कर रहे हो, वाह शाबाश। एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल कैन शो डुअल नेचर, ये इनकी लास्ट में थ्योरी हो गई। और इसका वेवलेंथ किससे था? इसका वेवलेंथ हम लोग फाइंड करते थे h/mc से, ठीक है। h/mc बोलो, h/mv बोलो। अब यहाँ पे एक और चीज आती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। डी ब्रॉली वेवलेंथ एक क्वेश्चन आएगा आपको, मैं आपको वो भी करा देता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी के फाइंड इट्स, ये क्वेश्चन कई बार नीट में आया है इसीलिए करा रहा हूं मैं, ठीक है। फाइंड इट्स डी ब्रॉली वेवलेंथ, देखो काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पे आ गई और साथ ही में वेवलेंथ को भी जोड़ दिया। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। अगर हम यहाँ से v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू हो जाएगी p/m, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mp²/m², है ना। तो ये हो जाएगा देखो p²/2m, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई? p²/2m। अब लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? लैम्डा की वैल्यू होती है h/p। यहाँ से अगर हम 2m को हम लोग वहाँ लेकर जाए तो 2m/e, p² इज इक्वल टू 2m/e, रूट ले ले तो p की वैल्यू आ जाएगी √2m/ke। ke क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। कुछ लोग इसको ke अलग शॉर्ट फॉर्म अलग पढ़ लेते, मतलब k को अलग e को अलग पढ़ लेते, नहीं काइनेटिक एनर्जी है वो एक ही है, ठीक है। तो p की वैल्यू हमें √2m/ke मिल गई। अब इस p की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते तो h/√2m/ke यहाँ पे ये पुट हो गया। तो ये हो गया लैम्डा का न्यू फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉली वेवलेंथ। आपको ये क्वेश्चन अगर आएगा नीट में, कई बार आया है, कई बार नहीं बोल सकता बट आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। एक क्वेश्चन जैसे मैं इस पे करा देता हूँ,
ठीक है, चलो पहले इसको नोट कर लो। ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आया ना। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, और v की जगह हमने पुट कर दिया p बाय एम। v की जगह हमने p बाय एम जब पुट किया तो v स्क्वायर था तो p स्क्वायर बाय एम स्क्वायर हो गया। m और m कैंसिल हो गया, 2m था तो 1m बचा। ठीक है, तो 2m हो गया और ऊपर p स्क्वायर हो गया। अब p की वैल्यू हमें √2m के ई मिल गई, तो इस √2m के ई को p की जगह हमने पुट किया तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई। इस लैम्डा को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉली वेवलेंथ। इसको कैसे क्वेश्चन में यूज करोगे, रुको अभी बताता हूं मैं। चलिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं वही मैं आपको बताने आया हूँ। इसमें बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 44%, मतलब 44% एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उसके डी ब्रॉली वेवलेंथ में कितना चेंज आया होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम लोग लैम्डा इनिशियल की बात करें तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि सपोज पहले 100 था। ठीक है, तो फाइनल कितना हो गया होगा, फाइनल हो गया होगा 144, क्योंकि 44% यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज 100 रुपए का मिल रहा है, और 100 रुपए का मिलने के बाद आप जब कुछ दिन बाद गए तो आपको मिलने लगा 144 रुपए में, तो आप बोलोगे 44 रुपए रेट बढ़ गया। और वो कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है वो कैसे निकालोगे, जितना बढ़ा है अपॉन जितने का था। ओके जितना बढ़ा है अपॉन पहले जितने का था मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कैंसिल, तो 44% आ गया, तो इतना परसेंट वो बढ़ गया है अब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, इस तरीके से आपको ये समझना चाहिए। खैर ऐसे क्वेश्चन हम लोग मैथमेटिक्स में काफ़ी सॉल्व किए लास्ट ईयर। ओके, लास्ट नहीं, 8th या 9th में आई थिंक ऐसे क्वेश्चन हमने कई सारे सॉल्व किए। तो अगर हमें इसका चेंज निकालना है तो ये हो जाएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इनिशियल माइनस लैम्डा फाइनल। ठीक है, तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है h/mv, h/mv नहीं, अभी वाला कितना है, अभी वाला लैम्डा है h/√2m के ई, भूलो मत, मैं भी भूल गया था अभी याद आया। h/√2m, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 100 थी, माइनस h/√2m, अभी कितनी हो गई, 144 हो गई। तो यहाँ पे h/√2m हम लोग कॉमन घसीट लेते, बिकॉज यहाँ पे ये कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बचा 1/√100 माइनस 1/√144, इसलिए ऐसी वैल्यू ली गई, क्योंकि 100 144 का रूट हमें पता है। तो h/√2m यहाँ पे हो गया कांस्टेंट, रहने दो इसको, इसका रूट हो जाएगा 10, इसका रूट हो जाएगा 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो h/√2m की वैल्यू आपको मिल जाएगी, मतलब अंदर आपको वैल्यू मिल जाएगी 12 1 जा 12, 10 1 जा 10, 12 माइनस 10 2, 10 12 जा 120, इवन जा ये 60 जा, तो आपको मिल गया h/60√2m, ये आपको मिल गया चेंज डेल्टा लैम्डा। ठीक है, और अगर आपको अब चेंज निकालना है, ये तो आपका चेंज आ गया, बट चेंज अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो उसको कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे, चेंज अपॉन ओरिजिनल, फाइंड द परसेंट चेंज, यहाँ पे क्वेश्चन रहना चाहिए था। ठीक है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंज कितना हुआ है, चेंज हुआ है h/60√2m, ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल था h/√2m 100, h/√2m इंटू 100, 100 का रूट क्या होता है, 100 का रूट होता है 10, तो h कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 2m कैंसल, तो हमारे पास बचा 1/6 इंटू 100। ठीक है, ये चेंज देखो 1/6 सिर्फ बचा, नीचे तो सब कुछ कैंसिल हो गया, तो बचा 1/6, तो 1/6 इंटू 100 को और कैंसिल करोगे तो 16.67% आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दिख रहा है क्या, अच्छा दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये पहला ड्रॉबैक था नील बोर का, जिसमें डी ब्रॉली ने ये फिक्स कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, तो आप उसको पार्टिकल नहीं बोल सकते। अब इसके बाद एक और झटका लगा नील बोर को जब आए हीजनबर्ग। अब हीजनबर्ग ने क्या कहा वो समझना बहुत मुश्किल है, शायद आप समझ जाओ। तो नेक्स्ट आता है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दूसरा डिफेक्ट था नील बोर के एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, इनका पहले प्रिंसिपल क्या कहता है वो मैं आपको बता देता हूं। द एग्जैक्ट, तो इनका प्रिंसिपल क्या कहता है, द एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पोजीशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल इज इम्पॉसिबल। मतलब कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, ठीक है, तो उसका अगर हम अपना उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम एक टाइम पर डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कहने को तो ये बहुत आसान बात है, बट आप बोलोगे कैसे नहीं डिटरमाइन कर सकते। अरे वो घूम रहा है, उसका मोमेंटम हमने डिटरमाइन कर लिया, वो कहाँ है हमने वो भी बता दिया, इतना इजी नहीं है।
अगर आप उसका पोजीशन बता रहे हो कि वहां पे वो है, ठीक है, अगर आप उसका पोजीशन बता रहे हो, खैर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताना इतना आसान नहीं है, ठीक है, आगे लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफाइंड ही नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि वहां पे वो हो सकता है, खैर ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं पे होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है बस कि वो वहां पे हो सकता है, जैसे आत्मा हो सकती है वहां पर हवेली पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है वहां पर, बट अगर आप उसका वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम क्या, मास इनटू वेलोसिटी, मास तो उसका डिफाइंड है, वेलोसिटी निकालनी है, तो अगर आप उसका वेलोसिटी निकालोगे तो आप उसका पोजीशन नहीं निकाल सकते। इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, जैसे कोई आदमी जा रहा है सामने से, ठीक है, और उसकी शर्ट पे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, सपोज ऐसा मार्कर से वहाँ पे उसने पॉइंट लगाया है, और आप उस पॉइंट को देख रहे हो, तो जब आप उस पॉइंट को देखोगे तो आप उसकी पोजीशन देख रहे हो, तो जब आप उसकी पोजीशन देखोगे तो आप ये नहीं जान पाओगे कि आदमी जा कितनी स्पीड से रहा है, क्योंकि आप पॉइंट को देख रहे हो, और जब आप आदमी की स्पीड को देखोगे तो आप पॉइंट को नहीं देख पाओगे, मतलब पोजीशन नहीं देख पाओगे। यही था हीजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की, मतलब जो भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने उसकी वेलोसिटी जान ली तो हम उसकी पोजीशन नहीं जान पाएंगे एक्यूरेटली। हाँ, एक्यूरेटली हम किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम, या वेलोसिटी बोल दो, मोमेंटम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। मतलब इन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि डिफिकल्ट है, इन्होंने बोला सीधा इम्पॉसिबल, और ये सही भी है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है अगर आप उसका मोमेंटम निकाल रहे हो तो, अगर आप उसका पोजीशन देख रहे हो तो आप उसका मोमेंटम नहीं निकाल सकते, ठीक है। और इनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर हम लोग सीधी सीधी भाषा में बात करें तो इनका यही कहना था कि आप अगर दोनों निकालते हो तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा एरर इन फाइंडिंग द पोजीशन, एरर इन फाइंडिंग पोजीशन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, इन्होंने इसको बोल दिया डेल्टा एक्स। और एरर इन फाइंडिंग, अभी जो बॉल वॉल वाले हमने सारे क्वेश्चन किए वो सब आईआईटी के क्वेश्चन है, लगा ना झटका, इतना आसान क्वेश्चन, अरे हमारे टाइम पे क्यों नहीं आया, अरे 2005 में आए थे वो सब क्वेश्चन। अभी कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा अगले लेक्चर में जो 2011-2012 में आए आईआईटी में, जेईई एडवांस में, उसको बोला डेल्टा पी। तो इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया कि डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई, यही है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आपसे कोई बोले कि हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का लॉ बताओ तो आप सीधा यही बोल दोगे, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इनका यही कहना था कि डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू एच बाय 2 पाई, या फिर ऐसा बोल दो लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन, मतलब मिनिमम इतना एरर तो रहेगा ही। अगर आप उसका पोजीशन निकालते हो और आप उसका मोमेंटम निकालते हो तो इतना एरर तो रहेगा ही, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। यही इनका कहना था, डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई, लेस देन इक्वल टू आप लोग बोल सकते हो इस तरीके से, ओके। तो मतलब इनका यही कहना था कि आप अगर उसका पोजीशन निकाल लेते हो बिना एरर के, अब यहाँ पे आपको मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको फील कराया एग्जाम्पल देके, है ना, कि आप किसी भी मूविंग पार्टिकल का अगर आप पोजीशन देख रहे हो तो आप उसकी वेलोसिटी नहीं जान पाओगे, वेलोसिटी जानोगे तो पोजीशन नहीं जान पाओगे, ठीक है। अब थोड़ा सा फील करो, सपोज मैंने उसका पोजीशन निकाल दिया और एग्जैक्ट पोजीशन निकाला, एक्यूरेट पोजीशन निकाला, तो एक्यूरेट पोजीशन निकाला तो उसमें एरर तो 0 होना चाहिए, चलो 0 हो गया। इस फॉर्मूले में रखो डेल्टा पी इंटू 0 लेस देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, ठीक है। इस 0 को वहां भेजो तो ये हो जाएगा डेल्टा पी लेस देन इक्वल टू एच बाय 0 इंटू 4 पाई। अब ये 0/4 पाई मतलब h बाय 0 इंटू 4 पाई तो इन्फिनिटी हो गया, और इन्फिनिटी क्या है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी क्या है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी क्या है, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब अगर आपने पोजीशन एक्यूरेटली जान ली तो उसकी मोमेंटम को नहीं जान पाओगे, डिफाइन ही नहीं कर पाओगे इस लॉ के हिसाब से। जिनको फॉर्मूला नहीं समझ में आया, फील नहीं आई, वो इससे समझ लो फॉर्मूले से, ठीक है। अब सपोज आपने मोमेंटम एक्यूरेटली निकाल दिया तो डेल्टा पी 0 हो गया, एरर 0 हो गया, है ना। एक्यूरेटली नहीं निकाले हो तो उसके लिए तो ये लॉ है ही नहीं। ये लॉ क्या बोलता है, एक्यूरेटली निकाले हो तो, ठीक है, डेल्टा पी अगर 0 हो गया तो ये पूरा तो क्वांटिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया तो इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी होने का मतलब वो नॉट डिफाइंड है, वो डिफाइंड ही नहीं है, तो वो डिफाइन ही नहीं कर सकते हम लोग। यही था हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसका रिलेशन क्या है नील बोर के एटॉमिक मॉडल से, याद करो आप, नील बोर ने इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैलकुलेट किया था, नील बोर ने इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैलकुलेट किया था, तो उन्होंने साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर लिया था उस चीज को, जो कि गलत है। उन्होंने एक ही साथ कैलकुलेट कर दिया था ना कि इस फॉर्मूले से ये, इस फॉर्मूले से वो, जो कि गलत है। आप या तो उसका पोजीशन ही कैलकुलेट कर सकते हो या तो उसकी वेलोसिटी, बिकॉज वो वेव है ना,
वेव को आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी पोजीशन जान रहे हो, वो ऐसे 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 घूम रहा है, आप बोल रहे हो यहाँ पे है वहां पे है, वेलोसिटी उसकी नहीं देख पाओगे तब आप, क्योंकि वो वेव है, वो दिखाई नहीं पड़ती। देख भी लिए तो उसकी वेलोसिटी नहीं दिखेगी, वेलोसिटी दिख रही है तो उसकी पोजीशन नहीं दिखेगी, स्पीड दिख रही है तो पोजीशन नहीं दिखेगी, पोजीशन दिखेगी तो स्पीड नहीं दिखेगी। ठीक है, यही था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस पे जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं वो ऐसे आ सकते हैं, सपोज डेल्टा एक्स है 1.2 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो पता करो डेल्टा वी कितना होगा। डेल्टा वी मतलब एरर इन मेजरिंग द वेलोसिटी, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई, इज इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब या तो इतना रहेगा या तो इससे ज्यादा रहेगा, इससे कम एरर आप कर ही नहीं सकते, इतना एरर तो आपको करना ही होगा, इतना एरर नहीं करोगे तो वो फिर इन्फिनिटी पर जाएगा और वो डिफाइंड ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलो तो x यहाँ पे कितना है, x यहाँ पे 1.2 एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट कर दो 10⁻⁻10 h बाय 4 पाई। ठीक है, और आपको v निकालना है ना, तो m डेल्टा v कर दो इसको, बिकॉज मास तो आपको पता ही रहेगा, वेलोसिटी नहीं पता रहेगी ना, तो मास को वहां भेज दो और उसको भी वहां भेज दो, तो h बाय 4 पाई इंटू 1.2 इंटू 10⁻10 इंटू m, इससे कैलकुलेट कर दो, डेल्टा v की वैल्यू मिल जाएगी। कितना एरर हुआ वो आपको पता चल जाएगा। h की वैल्यू रख दो 6.626 इंटू 10⁻31, इलेक्ट्रॉन का मास रख दो, वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, फाइंड करना तो कमेंट कर देना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन आ सकता है, इफ द एरर इन मेजरिंग मोमेंटम is equal to error in measuring position find delta p dot delta x। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछेगा, डेल्टा पी पूछेगा या फिर डेल्टा एक्स पूछ लेगा, दोनों क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। इसमें बोला है कि मोमेंटम निकालने में जितनी गलती हुई उतनी ही गलती डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन निकालने में भी हुई, तो मतलब यहाँ पे डेल्टा पी डेल्टा एक्स के बराबर है, तो इस फॉर्मूले में रख दो, डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई, है ना। अब डेल्टा एक्स की जगह क्या रख दो, डेल्टा एक्स की जगह रख दो डेल्टा पी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, रूट ले लो तो डेल्टा पी आ जाएगा रूट h बाय 4 पाई। अब 4 से रूट 2 बाहर निकाल लो तो 1/2 रूट h बाय पाई, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको अंदर ही रखता हूँ, आप अपने नोट्स में इसको बाहर निकाल लेना है। सेम टू सेम आपको एक्स के लिए सॉल्व कर देना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको नीट में, जेई में भी आ सकते हैं, सो बी केयरफुल। तो ये सारी बातें थी जिसने बोर का एटॉमिक मॉडल फेल कर दिया। कुछ और बातें हैं जो बातें हम लोग अब कर लेते हैं उनके ड्रॉबैक्स को लिखते समय, ठीक है, डीमेरिट्स को लिखते समय। चलिए तो लास्ट चीज देख लेते हैं, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। इसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आज आपने सीख ली, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सीख लिए। आई होप मज़ा आया होगा। छोटा लेक्चर था, अगला लेक्चर भी छोटा ही होगा, 1 घंटे से कम, और फिर अगला लेक्चर भी काफ़ी छोटा होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और 5वां चैप्टर फिर हम लोग शुरू करेंगे, छोड़ो जाने दो फालतू बातें। पहला ड्रॉबैक तो यही था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। ठीक है, मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया उस पे वैलिड था, या फिर हीलियम प्लस हो गया उस पे वैलिड था, लिथियम प्लस प्लस हो गया उस पे वैलिड था, बेरिलियम 3+ हो गया उस पे वैलिड था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर बोहर का एटॉमिक मॉडल वैलिड था। बट जब बात की गई ऑक्सीजन की, उस पे वैलिड नहीं है, बट ऑक्सीजन 5+ ऐसा होता नहीं है, इतने इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बाहर निकाल सकते। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों पर बोहर का एटॉमिक मॉडल वैलिड नहीं था, बट वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी पर वैलिड था। तो क्या फ़ायदा, जब आपको एक ट्रिक दी जा रही है और उससे 2-3 ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उस ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हों तब कुछ फ़ायदा है, या 50% क्वेश्चन सॉल्व हो तब कुछ फ़ायदा है। उससे सिर्फ एक या उसके जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो क्या फ़ायदा है। वैसे यहाँ भी है, जो आपने थ्योरी दी उससे सिर्फ एक या उसके जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, उससे क्या फ़ायदा है ना। तो ये पहली इनकी गलती हो गई। दूसरी गलती, बोहर कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ मूविंग पार्टिकल, मतलब उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है। अपनी थ्योरी में उन्होंने हर जगह पार्टिकल लिख के रखा था, और तब के ज़माने में PDF तो था नहीं कि लोग एडिट कर दें, है ना। तो इन्होंने अपना मूविंग पार्टिकल लिख के रखा था, जो कि गलत हो गया क्योंकि ये वेव था।
किसने डिफाइन कर दिया था, किसने डिफाइन कर दिया था यार, मैं भी भूल गया, डी ब्रॉली ने। ठीक है चलो आगे बढ़ते। थर्ड चीज इनकी क्या थी, ही कैन नॉट एक्सप्लेन अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, मतलब आगे चल के आप एक अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें वेवलेंथ की वैल्यूज चेंज हो जाती है। ठीक है, जो भी वेवलेंथ की वैल्यूज आ रही थी वो और भी ज्यादा फाइन हो रही थी अब की बार। मतलब जैसे पिछली बार क्या हो रहा था, कुछ कुछ वेवलेंथ गायब थी, बट अब की बार ये और भी ज्यादा फाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पे बन रहा था, तो इस स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, चौथी चीज क्या आती है, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग वाली भी थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम अपनी बॉन्डिंग कैसे करता है। मतलब ये अभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट आ गया ना। क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे कोई भी यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे तो पूरी यही बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे घूम रहा है और उसका हम लोग कैलकुलेशन किए जा रहे, बट लोगों ने पूछा कि सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो वेव है, तो उसका ट्रांसफर कैसे हो जाता है फिर, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वो कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, तो वो ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये तीसरी गलती, चौथी गलती थी। पांचवी गलती क्या थी, बोहर मेजर्ड द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन दोनों ही इन्होंने साइमल्टेनियसली मेजर कर दिया था, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी, और इसको हिजनबर्ग ने प्रूफ कर दिया था कि ये आपने गलत किया है। तो ये इनका पांचवा ड्रॉबैक हो गया। अगला ड्रॉबैक था स्पेक्ट्रल लाइन्स शोज स्प्लिटिंग। मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन्स जा रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जा रही थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में वो स्प्लिट हो जा रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड में जब स्प्लिट होती हैं तो उनको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, जीमन इफेक्ट। अरे यार मैंने सोचा ब्लू मार्कर है। ठीक है, और जब उन लोग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहे थे तब भी यही चीज हो रही थी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, स्टार्क इफेक्ट। तो ये अगली गलती थी। एक और गलती है, लास्ट गलती, ज़्यादा गलतियाँ इनकी नहीं गिनाएंगे बिकॉज हमने तो कुछ किया भी नहीं है ना। चलो, तो ये चीज़ें हो गई जिनकी वजह से इनका जो एटॉमिक मॉडल था खूबसूरत सा वो फेल हो गया। ठीक है, कई सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि आप टेक्स्ट बुक से अलग पढ़ा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं टेक्स्ट बुक से अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑर्डर में नहीं चल रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में कैसा है, टेक्स्ट बुक में डुअल नेचर पहले ही दे दिया, रुदरफोर्ड के पहले ही दे दिया, जबकि रुदरफोर्ड के बाद हुआ था, है ना। तो जैसा ऑर्डर है उसके हिसाब से चल रहा है। एक बार सारा चैप्टर जब एक बार सारे लेक्चर जब खत्म हो जाए उसके बाद टेक्स्ट बुक रीड करना और फिर मैच करना, आपको हर एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, कोई भी थ्योरी मिस नहीं होगी। हाँ, लाइन टू लाइन तो नहीं मिलेगा, अब क्या उसमें ए ज़दा ये सब मिला के चलोगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। जैसे ये सब पॉइंट्स लिखे हुए, ये सब पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में ऐसे नहीं है, बट आप लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। मतलब जैसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते थे ना कि बताओ किसका नाम ले ले, किसका नाम, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बोलते थे 2-1, बट ये पार्टिकल के लिए बोलते थे ना। अब तो इलेक्ट्रॉन वेव है, शेल में तो वो रहती नहीं है, तो अब वो कहाँ रहती है, उसका घर कहाँ है, जानने के लिए देखते रहें अगला लेक्चर। ठीक है, मिलते हैं चलिए अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। सस्पेंस बनाने की आदत हो गई अब। चलिए, थैंक यू सो मच।